नमस्कार और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक अहम और ताज़ा घटनाक्रम है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और ये इसी महीने 29 सितंबर से लागू हो जाएंगे। जी। इसे अमेरिका की ईरान पर वो जो अधिकतम दबाव नीति है, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, उसी का एक और कदम बताया जा रहा है। बिल्कुल। और ये मामला इसलिए भी थोड़ा ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसका सीधा असर आप कह सकते हैं भारत पर पड़ रहा है। हमें याद रखना होगा कि पहले भारत को इसी चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल के लिए एक एक खास छूट मिली हुई थी, एक तरह की रियायत। हाँ, वो IFCA एक्ट वाली। जी हाँ, वो ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट IFCA उसी के तहत दी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करना। हाँ, और ये समय भी देखिए, मतलब अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, काफी गर्मजोशी दिखाई और फिर ये प्रतिबंध आ गए। ये भारत के लिए जाहिर है महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक हितों पर चोट करते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना। हमने पहले भी देखा है, जैसे रूस से तेल खरीदने के मामले में हुआ था, कैसे अमेरिका अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता है, भले ही उससे उसके सहयोगी देशों पर भी असर पड़े। देखिए, ये विरोधाभास तो भू राजनीति का हिस्सा है। देशों के बीच रिश्ते वो बहुस्तरीय होते हैं। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा गहराई से समझें कि अमेरिका ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, जबकि छूट तो पहले से थी। सही बात है। इस चाबहार बंदरगाह का भारत और इस पूरे क्षेत्र के लिए असल महत्व क्या है, और सबसे जरूरी, इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। ये जो नए प्रतिबंध है, ये असल में हैं क्या और इनका मतलब क्या है? वो जो पहले छूट थी, वो अब क्यों नहीं रही? देखिए, जैसा हमने भी जिक्र किया, 2018 से IFCA एक्ट के तहत भारत को चाबहार के विकास और संचालन के लिए प्रतिबंधों से छूट मिली हुई थी। ये खास रियायत थी? जी। अब अमेरिका ने उस छूट को, जिसे अंग्रेजी में वेवर या एग्जेम्पशन कहते हैं, वो वापस ले लिया है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, चाहे वो भारतीय हो या किसी और देश की, अगर चाबहार बंदरगाह से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होती है, जैसे वहां सामान भेजना, मंगाना, बंदरगाह का संचालन करना या उसमें निवेश करना, तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। अच्छा, और ये अमेरिकी प्रतिबंध मतलब किस तरह के हो सकते हैं? क्या सिर्फ कोई फाइन लगता है या कुछ और भी? नहीं, ये कई तरह के हो सकते हैं और काफी गंभीर भी हो सकते हैं। इसमें ये शामिल हो सकता है कि उस व्यक्ति या कंपनी की अमेरिका में जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाए, उनके डॉलर में जो लेन देन होते हैं उन पर रोक लगा दी जाए, उन्हें अमेरिकी वीजा देने से मना कर दिया जाए, या फिर उन्हें अमेरिकी बाजारों और वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह काट दिया जाए। ये सब अमेरिका की ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की जो घोषित नीति है, उसी का हिस्सा है। मकसद है ईरान की अर्थव्यवस्था को अलग थलग करना और उस पर गंभीर आर्थिक चोट पहुंचाना। समझ गई। तो ये प्रतिबंध तो काफी व्यापक है। अब जरा चाबहार बंदरगाह के महत्व पर आते हैं। ये इतना अहम क्यों है, खासकर भारत के नजरिए से देखें तो? स्रोत में बंदरगाह को समझाने का एक आसान तरीका भी दिया गया था। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। स्रोत बताता है कि जैसे समुद्र तट या बीच होता है ना, वहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, तो बड़े समुद्री जहाज जिनका एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा रहता है, उसे ड्राफ्ट कहते हैं, वो बिल्कुल किनारे तक नहीं आ पाते हैं। हाँ। बंदरगाह असल में समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पानी काफी गहरा होता है, या फिर उसे गहरा बनाया जाता है ड्रेजिंग करके, ताकि बड़े से बड़े जहाज आसानी से किनारे तक लग सकें और अपना सामान उतारें या चढ़ाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बसें अपने बस स्टैंड पर आती हैं या हवाई जहाज रनवे पर उतरते हैं। अच्छा। चाबहार को इसी तरह एक आधुनिक गहरे पानी वाले बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, या कहिए किया जा रहा था। और इसकी लोकेशन ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है और वो क्यों मायने रखता है? लोकेशन इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये ओमान की खाड़ी में है, और सबसे खास बात यह है कि यह हॉर्मूज जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसे कहते हैं, उसके ठीक बाहर है। अच्छा, उसके बाहर? जी। हॉर्मूज वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल व्यापार का होता है और जहां अक्सर तनाव बना रहता है। उसके बाहर होने से चाबहार को एक तरह की रणनीतिक बढ़त मिल जाती है।
इसे ईरान का गोल्डन गेट या सुनहरा दरवाज़ा भी कहा जाता है, खासकर उन देशों के लिए जो ज़मीन से घिरे हुए हैं, लैंडलॉक्ड हैं और जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। जैसे कि मध्य एशिया के देश हो गए, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह। इन देशों को व्यापार के लिए समुद्री रास्ते चाहिए होते हैं। बिल्कुल, जैसे भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल और भूटान को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने हल्दिया या कोलकाता बंदरगाहों की सुविधा देता है ना। हाँ, उसी तरह ईरान चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों को हिंद महासागर और वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच देता है। और यहीं पर भारत की भूमिका उस सबसे अहम हो जाती है। भारत ने तो इसमें काफी निवेश भी किया है और हाल ही में एक बड़ा समझौता भी हुआ था शायद। हाँ बिल्कुल, भारत चाबहार के विकास में एक प्रमुख भागीदार रहा है। इसी साल 2024 में भारत और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय समझौता हुआ था। 10 साल का? जी। इसके तहत भारत सरकार की कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, IPGPL जिसे कहते हैं, उसको चाबहार बंदरगाह का जो एक मुख्य हिस्सा है, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, उसके संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी। ये एक बड़ा कदम था जो चाबहार को लेकर भारत की लंबी अवधि की जो प्रतिबद्धता है उसको दिखाता था। और वो जो निवेश के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? कितना पैसा लगा है भारत का? हाँ, स्रोत के अनुसार भारत ने 2016-17 से लेकर 2023-24 तक, मतलब पिछले करीब 7-8 सालों में चाबहार परियोजना पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 400 करोड़? जी। ये पैसा बंदरगाह के विकास, वहां उपकरण खरीदने और जो उससे जुड़ा बुनियादी ढांचा है उस पर लगा है। और इसका इस्तेमाल भी हो रहा था। जैसे पिछले ही साल 2023 में भारत ने इसी चाबहार बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर 20,000 टन गेहूं भेजा था। अच्छा, हाँ। तो ये दिखाता है कि ये मार्ग ऑपरेशनल था और मानवीय जरूरतों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। और ये सिर्फ बंदरगाह तक ही सीमित नहीं था ना, भारत की एक बड़ी कनेक्टिविटी योजना थी, उसका हिस्सा था ये, वो जाहेदान रेल लाइन और गार्लैंड हाईवे वाली बात। जी हाँ, ये एक व्यापक योजना थी। आइडिया ये था कि भारत के पश्चिमी तट से, जैसे कांडला या मुंबई बंदरगाह से माल चाबहार पहुंचेगा, फिर चाबहार से ईरान के शहर जाहेदान तक एक रेल लाइन बनाई जानी थी। हाँ, उसमें भी भारत मदद कर रहा था। जी, उसके निर्माण में भी भारत सहयोग कर रहा था। जायदान जो है वो ईरान अफगानिस्तान सीमा के पास है। वहां से फिर सड़क मार्ग से माल अफगानिस्तान के जरान शहर तक पहुंचेगा। जरान से दिलाराम तक एक महत्वपूर्ण हाईवे है, रूट 606, जिसका निर्माण भारत ने ही किया था। काबुल, वहां तक पहुंचने के लिए गार्लैंड हाईवे या रिंग रोड जिसे कहते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क, बंदरगाह, रेल, सड़क, ये भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक एक वैकल्पिक और भरोसेमंद मार्ग देने वाला था, जो पाकिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते पर निर्भरता कम करता। तो फिर जब सब कुछ इतना व्यवस्थित लग रहा था, भारत का इतना निवेश था, इतना रणनीतिक महत्व, 10 साल का समझौता भी हो गया था, फिर अचानक अमेरिका ने ये प्रतिबंध क्यों लगा दिए? मतलब ये छूट वापस क्यों ले ली? अमेरिका का आधिकारिक कारण क्या बताया जा रहा है इसके पीछे? देखिए, अमेरिका का जो आधिकारिक बयान है वो ये कहता है कि उन्हें चिंता है कि ईरान चाबहार बंदरगाह से जो आमदनी हो रही है उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहा है। गलत काम मतलब? उनका आरोप है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल हमास, यमन के हूथी विद्रोही, लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों को मतलब आर्थिक और सैन्य मदद देने के लिए करता है। और ये मदद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जरिए दी जाती है। IRGC? जी, IRGC ईरान की एक बहुत शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक इकाई है, जिसे अमेरिका एक आतंकवादी संगठन भी मानता है। तो अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के इस कथित सैन्य समर्थित वित्तीय नेटवर्क को निशाना बना रहा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है या इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं? जैसे अफगानिस्तान में ही हालात अब काफी बदल गए हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है। जब 2018 में भारत को ये छूट दी गई थी, तब अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित अशरफ गनी की सरकार थी। अमेरिका उस समय अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और स्थिरता में सीधे तौर पर शामिल था और भारत की भूमिका को उसमें एक तरह से सहायक मानता था। लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अमेरिकी सेना वहां से निकल गई। अब अमेरिका की अफगानिस्तान में कोई सीधी रुचि आप कह सकते हैं नहीं बची है। स्रोत में तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिका का मौजूदा रवैया कुछ ऐसा है कि भाई लेट देम रॉट, मतलब उन्हें सड़ने दो। अरे, ऐसे में अफगानिस्तान तक पहुंचने वाले इस महत्वपूर्ण मानवीय और व्यापारिक मार्ग यानी चाबहार को सक्रिय रखने में अमेरिका की दिलचस्पी खत्म हो गई। बल्कि इसे बंद करना शायद तालिबान शासन को और अलग थलग करने की उनकी नीति के अनुरूप हो। तो एक बड़ा सबक ये है कि अमेरिका की नीतियां कितनी जल्दी बदल सकती हैं। मतलब कल तक अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण जरूरी था,
आज तालिबान के आने के बाद वो प्राथमिकता नहीं रही और चाबहार पर जो छूट थी वो उसी बदली प्राथमिकता की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल, ये भू राजनीतिक वास्तविकता का एक उदाहरण है। और एक और पहलू है जिस पर शक जताया जा रहा है, वो है भारत रूस कनेक्शन, जिसे INSTC कहा जाता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसका चाबहार से क्या लेना देना है? INSTC एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य है भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया के बीच जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक नेटवर्क बनाना, ताकि माल ढुलाई तेज और सस्ती हो सके। चाबहार बंदरगाह इस INSTC रूट का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री लिंक है। आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका को ये चिंता थी कि भारत चाबहार का इस्तेमाल सिर्फ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पारंपरिक व्यापार के लिए नहीं, बल्कि INSTC के जरिए रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी कर रहा है या करने की योजना बना रहा है। तो क्या अमेरिका ये मान रहा था कि भारत इस छूट का इस्तेमाल रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कर रहा है? मतलब जो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं उनको कमजोर करने के लिए? संभव था। देखिए, ये छूट मूल रूप से अफगानिस्तान केंद्रित थी। अगर इसका इस्तेमाल रूस तक पहुंचने के लिए हो रहा था तो ये उस मूल उद्देश्य के खिलाफ जाता जैसा अमेरिका उसे देखता है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और INSTC उस प्रयास को जाहिर बाधित कर सकता है। तो ये भी एक संभावित कारण हो सकता है कि अमेरिका ने इस रास्ते को बंद करने का फैसला किया। और ईरान के प्रति अमेरिका का जो एक सामान्य कहना चाहिए शत्रुतापूर्ण रवैया है वो तो है ही हमेशा से। वो तो हमेशा से एक पृष्ठभूमि का कारक रहा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसका इजराइल विरोधी रुख और क्षेत्र में अमेरिकी हितों को चुनौती देना, ये सब अमेरिका को ज़ाहिर नागवार गुजरता है। हाँ, वो नारे भी लगते हैं वहाँ अमेरिका मुर्दाबाद के। बिल्कुल, वो भी संबंधों को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते। ट्रंप प्रशासन ने तो ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था JCPOA, उससे अमेरिका को अलग ही कर लिया था और अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी। उन्होंने ईरान को प्रस्ताव भी दिया था कि अगर वो अपने परमाणु स्थल नष्ट कर दें तो प्रतिबंध हटा देंगे, लेकिन ईरान ने इसे अस्वीकार कर दिया। ईरान शायद अपनी परमाणु क्षमता को अपनी सुरक्षा की गारंटी और मोलभाव करने का एक जरिया मानता है। इसमें इजराइल की सुरक्षा वाला एंगल कितना महत्वपूर्ण है? अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो मध्य पूर्व नीति है वो काफी हद तक इजराइल की सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। ईरान इजराइल का कट्टर विरोधी है और हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी है और उसकी सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है। जब हमास ने पिछले साल इजराइल पर हमला किया था तो अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी थी। इसलिए ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करना अमेरिका की नज़र में अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करना है। वो ईरान की उस क्षमता को सीमित करना चाहते हैं जिससे वो इजराइल विरोधी समूहों की मदद कर सके। तो ये तो हुए संभावित कारण, ईरान की वो कथित फंडिंग, बदलता अफगानिस्तान, INSTC वाला एंगल, ईरान विरोधी नीति और इजराइल की सुरक्षा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इन प्रतिबंधों का भारत पर क्या और कितना असर पड़ेगा? असर काफी गहरा और बहुआयामी हो सकता है। सबसे पहला और सीधा झटका तो भारत की जो INSTC परियोजना है उसकी महत्वाकांक्षाओं को लगेगा। चाबहार इस गलियारे का एक अहम हिस्सा था, खासकर समुद्री कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाधित होने से पूरी योजना पर एक तरह से सवालिया निशान लग गया है और भारत को रूस और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए शायद दूसरे ज्यादा लंबे और महंगे विकल्पों पर विचार करना होगा। और अफगानिस्तान तक पहुंच का क्या, वो जो गेहूं वाली सहायता भेजी थी, वैसा भविष्य में संभव नहीं होगा? हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता और व्यापारिक सामान पहुंचाने का सबसे व्यावहारिक और किफायती रास्ता था, क्योंकि पाकिस्तान अपने रास्ते से भारत को ये सुविधा आसानी से देता नहीं है। सही बात है। अब ये रास्ता बंद होने से भारत के लिए अफगानिस्तान से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें या तो पाकिस्तान पर निर्भर होना पड़ेगा, जो राजनीतिक रूप से जटिल है, या फिर हवाई मार्ग जैसे बेहद महंगे विकल्प अपनाने होंगे। इसका एक सामरिक पहलू भी था जिसका जिक्र आपने पहले किया था, चीन और पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसके संदर्भ में। बिल्कुल, चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से समुद्र के रास्ते महज 175 किलोमीटर दूर है।
ग्वादर बंदरगाह को चीन अपने महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत भारी निवेश करके विकसित कर रहा है और वहां उसकी एक मजबूत रणनीतिक उपस्थिति है। हाँ। भारत चाबहार में अपनी उपस्थिति को ग्वादर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक संतुलन बनाने के नजरिए से देखता था। अब चाबहार से हटने पर भारत की ये रणनीतिक निगरानी और संतुलन बनाने की क्षमता निश्चित रूप से कमजोर होगी। स्रोत में पाकिस्तान के कुछ दावों का भी जिक्र है चाबहार को लेकर। क्या अमेरिकी फैसले में उनका भी कोई वजन हो सकता है? हाँ, स्रोत बताता है कि पाकिस्तान लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि भारत चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल मतलब गुप्त तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ करता है। उनके आरोप हैं कि भारत यहां से रॉ के एजेंट भेजता है और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां सक्रिय अलगाववादी समूहों को हथियार और पैसा मुहैया कराता है ताकि वहां अस्थिरता बनी रहे। कुलभूषण जाधव वाला मामला भी? जे कुलभूषण जाधव मामले को भी पाकिस्तान इसी नैरेटिव से जोड़कर पेश करता है। हालांकि ये पाकिस्तान के आरोप हैं और भारत इनका खंडन करता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाबहार पर प्रतिबंध लगने से उस क्षेत्र में भारत की पहुंच और प्रभाव कम होगा, जो शायद पाकिस्तान को रास आए। अब क्या अमेरिकी फैसले में इन आरोपों का वजन था, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन नतीजा पाकिस्तान के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो भू राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या इससे भारत-ईरान संबंधों पर असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ये प्रतिबंध भारत और ईरान के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है उसको कमजोर कर सकते हैं। ईरान शायद महसूस करे कि भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया, या फिर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी जरूरतों के लिए ईरान पर कम निर्भर रहना चाहेगा। दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, ये पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत कर सकता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नजदीकी बढ़ी हैं। सऊदी अरब और ईरान पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं। अगर पाकिस्तान सऊदी के करीब जाता है और उधर ईरान में भारत का प्रभाव कम होता है, तो ये क्षेत्रीय समीकरण पाकिस्तान के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकता है। अनजाने में ही सही, ये अमेरिकी कार्रवाई पाकिस्तान के रणनीतिक हितों को फायदा पहुंचा सकती है। और उन भारतीय कंपनियों का क्या होगा जो सीधे तौर पर चाबहार प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं, जैसे वो IPGPL? उन पर तो सीधा खतरा है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और ऐसी कोई भी अन्य भारतीय कंपनी जो चाबहार के संचालन, विकास या वहां से व्यापार में शामिल है, अब अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। उन्हें या तो वहां से अपना पूरा कामकाज समेटना होगा या फिर गंभीर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति है। और एक अमूर्त लेकिन महत्वपूर्ण असर है, वो है विश्वास का मुद्दा। भारत ने चाबहार में इतना बड़ा निवेश किया, 10 साल का समझौता किया, ये सब अमेरिकी सरकार से मिली छूट और आश्वासनों के आधार पर ही किया था। हाँ, बिल्कुल। अब अचानक बिना किसी ठोस पूर्व चेतावनी के इस छूट को वापस ले लेना, ये अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। भविष्य में क्या भारत अमेरिका के आश्वासनों पर भरोसा करके इस तरह की संवेदनशील और दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने इस एक फैसले से कई मकसद साधने की कोशिश की है। हाँ, इसे एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कह सकते हैं। पहला निशाना ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसे कथित शरारती गतिविधियों से रोकना। दूसरा, तालिबान शासित अफगानिस्तान को और अलग थलग करना, उस तक पहुंचने वाले रास्ते बंद करके। तीसरा, भारत के रूस के साथ बढ़ते व्यापार और कनेक्टिविटी के वैकल्पिक मार्ग यानी INSTC को बाधित करना। और चौथा, शायद अनजाने में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों को संदेश देना या उन्हें खुश करना, ईरान में भारत के प्रभाव को कम करके। ये ईरान सऊदी प्रतिद्वंदिता वाला कोण वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक जगह की घटना दूसरी जगह के समीकरण बदल सकती है। जी, मध्य पूर्व की राजनीति ऐसी ही जटिल है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के करीब जाना वैसे भी ईरान पाकिस्तान संबंधों में कुछ तनाव ला सकता था। भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता था ताकि पाकिस्तान पर दबाव बना रहे। लेकिन अब चाबहार पर प्रतिबंध लगने से भारत के हाथ से वो रणनीतिक लाभ उठाने का अवसर भी कुछ हद तक छिन गया है। ठीक है, तो ये काफी पेचीदा मामला है। एक फैसले के पीछे इतने सारे तार जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं जो श्रोताओं को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे मुख्य बात तो यही है कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भारत को जो विशेष छूट दी थी, वो वेवर, उसे खत्म कर दिया है और ये 29 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। ये अमेरिका की ईरान पर अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा है और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। हाँ। जैसे ईरान द्वारा कथित तौर पर चरमपंथी समूहों की फंडिंग रोकना, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं
और शायद भारत द्वारा चाबहार का इस्तेमाल रूस से जुड़ने वाले INST गलियारे के लिए करने की अमेरिकी आशंका। और भारत के लिए इसके परिणाम जाहिर है नकारात्मक है। हमारी जो महत्वाकांक्षी INSTC योजना थी उसको बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच लगभग बंद हो गई है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के सामने हमारा रणनीतिक संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया कमजोर हुआ है और अमेरिका के साथ संबंधों में विश्वास का एक नाजुक मुद्दा भी खड़ा हो गया है। हाँ, ये निस्संदेह भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक स्थिति है जिसके लिए सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। तो अब आगे क्या? भविष्य को लेकर क्या सवाल उठते हैं? क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमारे श्रोता सोच विचार कर सकते हैं? सबसे बड़ा और तात्कालिक सवाल तो यही है कि भारत के पास अब विकल्प क्या है? क्या भारत सरकार अमेरिका से बातचीत करके इस छूट को फिर से बहाल करवाने की कोशिश करेगी, शायद कुछ नई शर्तों के साथ? या क्या ये मान लिया जाए कि चाबहार का अध्याय फिलहाल के लिए बंद हो गया है? अगर हाँ, तो क्या भारत INSC जैसी योजनाओं के लिए वैकल्पिक, भले ही ज्यादा मुश्किल और महंगे रास्ते तलाशेगा? या फिर क्या अब भारत अपना पूरा ध्यान और संसाधन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC जैसी दूसरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर लगाएगा, जिसका प्रस्ताव पिछले G20 शिखर सम्मेलन में आया था, हालांकि वो भी अभी शुरुआती चरण में ही है। और व्यापक स्तर पर इस फैसले का मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? क्या चीन और पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाएंगे? ये देखने वाली बात होगी कि क्षेत्रीय शक्तियां इस नई स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। और अंत में एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जो श्रोता खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये स्थिति भारत को एक मुश्किल चुनाव की ओर धकेल रही है? एक तरफ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की इच्छा, और दूसरी ओर अमेरिका के साथ लगातार गहरे होते सामरिक और आर्थिक संबंधों की वास्तविकता। हाँ, इन दोनों के बीच संतुलन साधना भारत के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है, और ये घटनाक्रम उस चुनौती को और जटिल बनाता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी स्थिति है जिसके प्रभाव आने वाले महीनों और सालों में धीरे धीरे सामने आएंगे। यह भू राजनीति की जटिल और लगातार बदलती दुनिया का एक और उदाहरण है। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।